जी बच्चे यूनिट सेकंड है मोशन एंड फोर्स के बारे में। इसमें टॉपिक ये इन्वॉल्वमेंट डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन इक्वेशन ऑफ मोशन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। प्रोजेक्टाइल का पूरा टॉपिक ये है, टार्क और इक्विलिब्रियम, ये टॉपिक हमने डिस्कस करने हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? Displacement, it is change in position from initial position to final position. It is change in position from initial point या initial position to final position. या इसकी डेफिनेशन ये भी है, इट इज़ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, कम से कम फासला होता है, उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की एक ही डायरेक्शन होती है। इसे डायरेक्शन देने के लिए ये कहा जाता है। गोया डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में जो बुनियादी फ़र्क है वो सिर्फ किसका है? डायरेक्शन का है। डिस्प्लेसमेंट इज़ वेक्टर एंड डिस्टेंस इज़ स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज़ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज़ स्केलर क्वांटिटी। ये दोनों में बेसिक फ़र्क है। फर्ज करें आप लिया से चले, लिया से इस्लामाबाद गए, वहाँ से पेशावर चले गए, पेशावर से आप क्वेटा चले गए, तो ये आपने डिस्टेंस तय किया, इसकी एक डायरेक्शन नहीं है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट मालूम करना हो तो सिंपली आप लिया से क्वेटा, जिनको शॉर्ट डिस्टेंस, जिनके दरमियान शॉर्टर डिस्टेंस की लाइन है, वो डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर आपकी इनिशियल पोजीशन आप यहाँ पर हैं, ए पॉइंट पर आपकी पोजीशन R1 है, आप मूव करते हैं बी पॉइंट पर, आपकी पोजीशन R2 है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन R2 माइनस R1, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट इज़ वेक्टर एंड डिस्टेंस इज़ स्केलर। एक सवाल आया है, व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ए बॉडी बाय मूविंग 3/4 या 3/4 ऑफ सर्कल। सर्कल के 3 क्वार्टर चलने में डिस्टेंस कितना तय हुआ और डिस्प्लेसमेंट कितना तय हुआ। इसकी क्या मतलब है? बॉडी मूव कर रही है सर्कल में, ये उसके 4 क्वार्टर होते हैं। ए से बी तक 1 क्वार्टर है, बी से सी, सी टू डी, डी टू ए, ये 4 क्वार्टर हैं उसके। हमें मालूम करना है 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर तक बॉडी ने डिस्टेंस कितना तय किया और डिस्प्लेसमेंट कितना तय किया। सर्कल का रेडियस r के बराबर है, ये भी r है, ये भी r, ये सब r है। तो डिस्टेंस कितना तय होगा? अब ये बताइए, सर्कल का टोटल फासला कितना होता है? सर्कमफेरेंस 2πr, ये टोटल सर्कमफेरेंस है। 1 क्वार्टर के हिस्से में कितना आएगा? 4 पे डिवाइड कर लें तो πr/2, ये 1 क्वार्टर की वैल्यू है। 3 क्वार्टर का कितना डिस्टेंस होगा? πr/2 प्लस πr/2 प्लस πr/2, इनको जमा कर लें तो जो डिस्टेंस हुआ वो πr/2 प्लस πr/2 प्लस πr/2
3πr/2 होगा, ये डिस्टेंस है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है ए से लेकर डी तक डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो वो कितना होगा, ए और डी को मिलाने वाली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की लाइन वो ये है जस्ट, तो ये दोनों के दरमियान डिस्प्लेसमेंट है। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, अब ये फ़र्ज़ करें हाइपोटेन्यूज एक बेस एक, तो इसको आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये 2r स्क्वायर बन गया। या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, 2r स्क्वायर अंडर रूट r अंडर रूट 2, तो डिस्प्लेसमेंट सिंपली r अंडर रूट 2 है। तो टोटल डिस्टेंस 3πr/2, जबकि टोटल डिस्प्लेसमेंट r अंडर रूट 2, टोटल डिस्टेंस 3πr/2 है। तो ये फ़र्क है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस होता है और डिस्प्लेसमेंट किसी भी दो पॉइंट के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ displacement, rate of change of displacement is velocity denoted by v and is rate of change of displacement, change in displacement divided by time, यूनिट इसका मीटर पर सेकेंड होता है और डायमेंशन इसकी LT-1, लेंथ बटा टाइम। LT-1 डायमेंशन है जबकि यूनिट मीटर पर सेकेंड है। इसकी डिफरेंट फॉर्म है। जो फ़र्क डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में होता है डायरेक्शन का, वही फ़र्क वेलोसिटी और स्पीड में है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, नॉन यूनिफॉर्म एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कांस्टेंट, अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस तय करे उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्म होती है। फिर बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बॉडी मूव कर रही है, एक एक सेकंड के गैप हैं। पहले सेकंड में 5 मीटर तय किया, इसमें 5 मीटर, इसमें 5 मीटर, इसमें 5 मीटर। इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म, बिकॉज बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम में अनइक्वल फासला तय करे, पहले सेकंड में 5, दूसरे में 10, तीसरे में 7, इसमें 8, तो अगर इक्वल टाइम में अनइक्वल फासला तय हो तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। एवरेज रेशो होती है टोटल डिस्टेंस टू टोटल टाइम। बॉडी ने कुल कितना फासला तय किया और कुल कितना टाइम लगाया, इसके 3 अलग अलग फार्मूले वो हम अभी देखते हैं। एवरेज मालूम करने के 3 डिफरेंट रूल हैं। इंस्टेंटेनियस, जबकि बॉडी मूव कर रही होती है तो उस लम्हे में बॉडी की जो करंट वेलोसिटी होती है वो इंस्टेंटेनियस है। मसला आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, अब देखना चाहते हैं कि आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, तो जो स्पीडोमीटर आपको सुई का जो डायल होता है आपको स्पीड बताता है, आपकी नज़र पड़ती है स्पीड वाली सुई पर और वो आपको स्पीड कितनी बता रही है, आप इस टाइम 100 किलोमीटर फी घंटा पे चल रहे हैं, तो वही आपकी इंस्टेंटेनियस होती है। करंट वेलोसिटी जिससे आप उस लम्हे मूव कर रहे होते हैं वो वैल्यू इंस्टेंटेनियस होती है। उस लम्हे की वेलोसिटी, लम्हा इंस्टेंट होता है इसलिए उसको इंस्टेंटेनियस कहते हैं। एवरेज कैसे मालूम करते हैं, इसके 3 डिफरेंट ऑप्शन हैं। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी मालूम करना, पहला केस ये है कि फ़र्ज़ करें बॉडी ने 10 सेकंड में फासला तय किया 20 मीटर, अगले 5 सेकंड में तय किया
15 मीटर। अगले 5 सेकंड में तय किया, फ़र्ज़ करें 30 मीटर। अब इसमें टाइम भी अलग अलग है, डिस्टेंस भी अलग अलग है। टाइम भी अलग अलग है, डिस्टेंस भी अलग अलग है। इसके लिए सिंपल फार्मूला अप्लाई करते हैं, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस को जमा कर लें, कितना बन गया? 35 + 30 65। और कुल टाइम कितना हो गया? 20। तो इससे आपकी एवरेज निकल आई कितनी है। ठीक है। दूसरा केस ये है कि अगर डिस्टेंस सेम है, इफ डिस्टेंस इज सेम, velocity time are different, फर्ज करें, उसके लिए क्या फार्मूला होगा? उसके लिए फार्मूला अप्लाई करते हैं एवरेज का, V1 2V1 V2 डिवाइडेड बाय V1 + V2। मसलन वे मूव, या पर्सन मूव फ्रॉम लिया टू लाहौर with speed 70 km/h। लिया से लाहौर गया किस स्पीड से? 70 की स्पीड से। एंड कम बैक with speed 50 km/h। अब एक पॉइंट से दूसरे पर गए, वहीं से वापस है, गोया डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है, स्पीड डिफरेंट है, टाइम भी डिफरेंट होगा। उसके लिए क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे? ये वाला। तो इससे आप एवरेज मालूम करें, 2 × 70 × 50 डिवाइडेड बाई 70 + 50। 2V1 अलग अलग वेलोसिटीज़ हैं, एक 70 एक 50 है। अगर वेलोसिटीज़ अलग अलग हैं, डिस्टेंस सेम है, तो फिर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। और तीसरा केस क्या होता है? तीसरा केस होता है इफ टाइम इज सेम। अगर टाइम सेम है, मसलन बॉडी पहले आधे घंटे में, पहले 30 सेकंड में स्पीड थी 50 मीटर/s, और अगले 30 सेकंड में स्पीड थी, फर्ज करें 70 मीटर/s। तो इसकी एवरेज क्या होगी? टाइम सेम है, स्पीड अलग अलग है, तो उसके लिए आप सिंपल मीन निकालते, दोनों को जमा कर लें, V1 + V2/2। तो ये भी एवरेज का तरीका है। तो आप सिचुएशन के मुताबिक फार्मूला अप्लाई करते हैं कि सिचुएशन में एवरेज कैसे मालूम की जाती है। समझ आई? एक्सेलरेशन क्या होता है? rate of change of velocity। Rate of change of velocity is acceleration denoted by a delta v divided by delta t unit meter/second square, dimension lt - 2।
एल टी माइनस डायमेंशन है, यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वेलोसिटी में चेंज है। जब भी वेलोसिटी में चेंज आती है एक्सेलरेशन पैदा होता है। अगर बॉडी मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, पहले सेकंड में स्पीड भी 5 है, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी, नीचे टाइम है। क्या इस बॉडी में एक्सेलरेशन होगा? नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रही। इस केस में वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, देयर इज़ नो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कब होगा? जब वेलोसिटी में चेंज आती है। चेंज दो किस्म की होती है, वेलोसिटी का बढ़ना भी चेंज होता है, वेलोसिटी का कम होना भी चेंज। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, 5 के बाद 7 हो गई, 15 हो गई, 25 हो गई, अगर बॉडी ऐसे जा रही है तो वेलोसिटी बढ़ रही है। अगर वेलोसिटी बढ़ रही हो तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। अगर बॉडी इधर से आ रही है, वेलोसिटी में कमी आ रही है, वेलोसिटी में कमी हो तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो चेंज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, चेंज नेगेटिव हो तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर इक्वल टाइम में इक्वल चेंज आ रही है, अगर इक्वल टाइम में चेंज इक्वल आ रही है, मसलन 5 के बाद 7 हो गया, 7 के बाद 9 हो गया, 9 के बाद 11 हो गया, यहाँ 2 मीटर पर सेकंड की चेंज हर सेकंड में आ रही है, तो ये कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। इफ वेलोसिटी चेंज इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसमें कांस्टेंट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। हम कहेंगे बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इफ चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और अगर चेंज अनइक्वल हो तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एवरेज इसकी वैसे मालूम करते हैं, टोटल चेंज इन एक्सेलरेशन, सॉरी टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो ये रेशियो होती है टोटल चेंज इन वेलोसिटी और टोटल चेंज इन टाइम की। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसको जी से शो करते हैं। ज़मीन हर बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, फोर्स लगाती है, जहाँ फोर्स होती है वहाँ एक्सेलरेशन होता है। तो ज़मीन की ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से जो एक्सेलरेशन पैदा होता है वो जी है। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। इसकी वैल्यू कितनी होती है? फर्ज करें एक बॉडी मूव कर रही है, रेस्ट से बॉडी ने मूव करना शुरू किया, 1 सेकंड के बाद बॉडी की वेलोसिटी हो जाती है 9.8 मीटर पर सेकंड, एक और सेकंड के बाद 19.6 मीटर पर सेकंड, एक और सेकंड के बाद 29.4 मीटर पर सेकंड, एक और सेकंड के बाद 39.2 मीटर पर सेकंड। तो अगर जब बॉडी नीचे आ रही है उसकी वेलोसिटी में इजाफा हो रहा है। कितना इजाफा हो रहा है? 9.8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ जाती है हर सेकंड में। गोया जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसे जी कहते हैं। हर सेकंड में वेलोसिटी में चेंज आ रही है। कितने चेंज आ रही है? 9.8 की। क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है लिहाजा डाउनवर्ड मोशन में कौन सा एक्सेलरेशन होगा? पॉजिटिव। अगर यही बॉडी ऊपर जा रही हो यही बॉडी ऊपर जा रही है, पहले 39.2 है, 1 सेकंड बाद 29.4 हो जाएगी, नेक्स्ट 19.6, नेक्स्ट 9.8, चौथे सेकंड बाद रुक जाएगी, तो कमी भी इसी हिसाब से होती है। गोया अपवर्ड या डाउनवर्ड का एक्सेलरेशन यही है। ऊपर जाते हुए नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, नीचे आते हुए पॉजिटिव। नीचे आते हुए वेलोसिटी बढ़ती है, ऊपर जाते हुए वेलोसिटी में कमी आती है। तो इसे हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ी होंगी। जनरली वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। किसी बॉडी की फॉलिंग बॉडी की बॉडी फॉल करे, नीचे गिर रही है जी एक्सेलरेशन से, तो इसकी वेलोसिटी में टाइम के लिहाज से चेंज आती है। इसकी वेलोसिटी डिपेंड करती है टाइम पे। बॉडी ने रेस्ट से गिरना शुरू किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो फाइनल वेलोसिटी में क्या चेंज आती है? डायरेक्टली टू टाइम है।
फॉलिंग बॉडी की वेलोसिटी डायरेक्टली टू टाइम है। गोया 1 सेकंड बाद 1 है, 2 सेकंड बाद 2 टाइम 2 गुना हो जाएगी, 3 सेकंड के बाद 3 टाइम हो जाएगी, 4 सेकंड के बाद 4 गुना। तो गोया उसकी रेशियो जो होती है 1:2:3:4:5। तो टाइम के साथ इस वेलोसिटी से वो बढ़ती जाती है। फॉलिंग बॉडी की वेलोसिटी डायरेक्टली है टाइम के। और डिस्टेंस क्या होगा, एक फार्मूला है एस इक्वल VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अगर डाउनवर्ड बॉडी मूव कर रही है, एक्सेलरेशन को आप G कह लें, तो जो हाइट है वो हाफ GT स्क्वायर होती है। हाइट डायरेक्टली है T स्क्वायर के, स्पीड डायरेक्टली है टाइम के, जबकि जो बॉडी फासला तय कर रही है फॉलिंग बॉडी वो डायरेक्टली है T स्क्वायर के। मतलब बॉडी का फासला क्या होगा, पहले में 1 है, T की वैल्यू 1 पुट कर लें, जब टाइम 2 होगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो डिस्टेंस इस रेशियो से बढ़ता है। मसलन पहले सेकंड में बॉडी ने तय किया, G की वैल्यू 10 पुट कर लें, टाइम 1 है तो ये 5 मीटर आ गया। पहले सेकंड में बॉडी ने फासला तय किया 5 मीटर, 2 सेकंड बाद कितना तय होगा 5 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो दूसरे सेकंड में 20 मीटर होगा। 2 का स्क्वायर कितना 4 है ना, 4 टाइम बढ़ गया, फिर 9 टाइम बढ़ेगा, फिर 16 टाइम बढ़ेगा। 9 टाइम बढ़ने का मतलब है 9 मल्टीप्लाई 5 45 मीटर हो गया। 3 सेकंड बाद 45 मीटर होगा। 4 के बाद 16 मल्टीप्लाई 5 80 मीटर होगा। तो डिस्टेंस इस रेशियो से बढ़ता है, डायरेक्टली है T स्क्वायर के। तो अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर 5 सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड, तो आप क्या यूज करेंगे, H इज इक्वल टू हाफ, ये फॉलिंग बॉडी का है, a falling body। तो H बराबर हाफ GT स्क्वायर, हाफ G की वैल्यू मैं 10 यूज कर लेता हूँ, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। ठीक, इतना होगा हैं? हाँ 120, 125 मीटर। तो ये 125 मीटर 5 सेकंड के बाद टोटल फासला है। लेकिन एक और सवाल मजे का आता है, वो कहते हैं व्हाट इज डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकंड। क्या मतलब, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4, 5, ये 1 सेकंड है, 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद, 4 सेकंड, 5 सेकंड। सिर्फ 5वें सेकंड में कितना फासला तय हुआ, सिर्फ 5वें में। ये तो 5 सेकंड के बाद टोटल फासला है। 5th सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकंड, सिर्फ 5वें सेकंड में कितना होगा, उसके लिए आप फार्मूला यूज करते हैं हाफ G 2n-1। यहाँ n जो है ये 5th सेकंड है। जितने सेकंड में आपने मालूम करना है, जिस टाइम में n की जगह वो पुट कर लें। सो इट विल बी हाफ G की वैल्यू 10, 2 मल्टीप्लाई 5 -1, तो यहाँ 5 हो गया, 10 - 1 9, तो 45 मीटर आ गया। सिर्फ 5वें सेकंड में कितना फासला तय हुआ, 45 मीटर का, सिर्फ 5वें सेकंड में। तो आप इस तरह से किसी भी सेकंड में फासला मालूम कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है, पहले सेकंड में फासला मालूम करें कितना है, सेकंड, दूसरे सेकंड में फासला मालूम करें, और तीसरे में, और बताएंगे इनकी रेशियो क्या है। फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड में, दूसरे सेकंड में, और थर्ड सेकंड में जो फासला तय हुआ उनकी रेशियो क्या है। ऑप्शन आपके पास डिफरेंट होंगे, तो आप निकालेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड एंड थर्ड सेकंड, उनकी रेशियो होती है 1:3:5।
ये आप मुझे सॉल्व करके देंगे। डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड, उनकी रेशियो आपस में क्या है? न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन तो आपको आते ही हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पहला कानून क्या है? पहला कानून लॉ ऑफ इनर्शिया है। इनर्शिया क्या होता है कि हर बॉडी अपनी स्टेट को बरकरार रखने की कोशिश करती है। अगर आप उसकी स्टेट को डिस्टर्ब करेंगे, उसके खिलाफ मुज़ाहमत करेगी, तो हर बॉडी अपनी स्टेट को मेंटेन रखने की कोशिश करती है। ये तमाम बॉडीज़ की इंटरनल प्रॉपर्टी है। अगर आप उसकी हालत को छेड़ने की कोशिश करेंगे, ये बॉडी उसके खिलाफ मुज़ाहमत करेगी। तो फर्स्ट लॉ जो है न्यूटन फर्स्ट लॉ, इट इज सिंपली लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकेंड जो कि लॉ ऑफ फोर्स है, इसको लॉ ऑफ फोर्स भी कहते हैं, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी कहते हैं, कि जहां फोर्स होती है वहां एक्सेलरेशन होता है। फोर्स क्या करती है? किसी भी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज पैदा करती है। जब भी वेलोसिटी में चेंज पैदा होती है, एक्सेलरेशन होगा। लिहाजा फोर्स का काम बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा करना होता है। इसकी इक्वेशन F बराबर ma है। यहाँ से फोर्स के यूनिट होते हैं, अगर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो न्यूटन, अगर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो डाइन। तो दो अलग अलग यूनिट है, न्यूटन और डाइन। MKS सिस्टम में न्यूटन, CGS सिस्टम में डाइन। न्यूटन बड़ा यूनिट है और डाइन छोटा है। एक न्यूटन में 10 पावर 5 डाइन होता है। जबकि न्यूटन थर्ड लॉ है, ये एक्शन और रिएक्शन है कि हर बॉडी हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में अपोजिट। या एक्शन और रिएक्शन हमेशा डिफरेंट बॉडीज़ पे अमल करती हैं, कभी एक बॉडी पे अमल नहीं करती। अगर आप ज़मीन पे चल रहे हैं तो एक्शन है, आप ज़मीन को पीछे धक्का दे रहे हो, ये एक्शन है। ज़मीन आपको आगे धक्का दे रही, ज़मीन आपको आगे पुश करती है, ये रिएक्शन है। एक्शन ज़मीन पर है, रिएक्शन आप पर है। सो एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज़। ये न्यूटन थर्ड लॉ है। F = ma का एक क्वेश्चन करते हैं। Two bodies having masses in the ratio √3:1 are pushed by the force pushed by the forces 2:3. Find acceleration of second body. सेकेंड बॉडी का एक्सेलरेशन बताइए। अब F1 बराबर m1a1, F2 बराबर m2a2, दो बॉडीज हैं। फोर्स की रेशियो F1/F2 किसके बराबर होगी? m1/m2 a1/a2। मुझे आप इसको इस तरफ ले आए, एक्सेलरेशन को जब इधर लेकर आएंगे a2/a1 किसके बराबर होगा? m1/m2
ये फोर्स इधर आकर उलट गई, F2/F1 बन गई। अब मासेस की रेशियो गिवन है, मासेस की रेशियो है √3/1, यहाँ पुट कर लें √3/1। फोर्सेस की रेशियो 2/√3 है, चूँकि वहाँ पर F2/F1 है, उलट है, इसे भी उल्टा दें √3/2। समझ आई? तो ये 3/2 बन गया A2/A1। मुझे एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड बॉडी चाहिए, तो 3/2A1 ये एक्सेलरेशन होगा। एक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी और टाइम के दरमियान ताल्लुक, टाइम लेते हैं लॉन्ग एक्स एक्सिस, वेलोसिटी लॉन्ग वाई एक्सिस। चार किस्म के ग्राफ होते हैं। ग्राफ यूं भी हो सकता है, ग्राफ यूं भी हो सकता है, ग्राफ यूं भी हो सकता है, ग्राफ यूं भी हो सकता है। ठीक, जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रही, ना ऊपर को जा रही है नीचे को, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब ज़ीरो एक्सेलरेशन का ग्राफ है। इस केस में एक्सेलरेशन क्या है? ज़ीरो है। और जो स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एट सम एंगल है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का होता है। इसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, इसमें वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, जबकि इसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। जो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा होता है, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ होता है, इसमें एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव है। और जो डाउनवर्ड कर्व होता है, वो नेगेटिव एक्सेलरेशन या डिक्रीजिंग का ग्राफ होता है। ये तीन बातें याद रखिए, जो ग्राफ डाउनवर्ड जाएगा वो डिक्रीजिंग है, जो अपवर्ड जाएगा वो इंक्रीजिंग है। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अब जो स्लोप ऑफ ग्राफ है, इट विल गिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ ग्राफ किसकी वैल्यू बताएगा? जैसा आप इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन मालूम करना चाहते हैं, तो इस पॉइंट का आप स्लोप मालूम करेंगे। स्लोप बेसिकली टेंजेंट ऑफ ग्राफ होता है, टेन थीटा स्लोप होता है। ये किसकी वैल्यू बताएगा हमें? एक्सेलरेशन की वैल्यू। और मतलब ये तीन लाइनें हैं ए बी सी, इनमें से किस लाइन का स्लोप ज़्यादा है? ए बी सी में से किस लाइन का स्लोप ज़्यादा है? द लाइन विच इज़ क्लोज टू वर्टिकल, द लाइन विच इज़ क्लोज टू वर्टिकल लाइन, इट हैज़ लार्जर स्लोप। तो इसमें से किसका स्लोप ज़्यादा है? सी का। ऐसे भी हो सकता है ए बी सी, इसमें भी किसका स्लोप ज़्यादा है? जो वर्टिकल लाइन के करीब है, यहाँ भी सी का स्लोप ज़्यादा है। तो जो लाइन वर्टिकल लाइन के करीब होती है उसका स्लोप ज़्यादा होता है। इसके अलावा अगर आप मालूम करना चाहें ए से लेकर बी तक बॉडी ने कुल फासला कितना तय किया, तो उसका तरीका होता है कि व्हाट इज़ एरिया अंडर ग्राफ। जो एरिया अंडर ग्राफ होता है, it will give value of distance covered। ठीक है, तो इसमें ये चंद पॉइंट याद रखने हैं। स्लोप ऑफ ग्राफ एक्सेलरेशन होता है, डिस्टेंस कवर्ड एरिया अंडर ग्राफ होता है, और स्लोप की चार डिफरेंट फॉर्म है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन ज़ीरो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। लीनियर मोमेंटम किसे कहते हैं?
इट इज़ क्वांटिटी ऑफ बॉडी, इट इज़ क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन ए मूविंग बॉडी। किसी मूविंग बॉडी में जितनी मिकदार हरकत होती है, अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसमें हरकत की मिकदार होती है, जिसका डिपेंड दो चीज़ों पे होता है, मास और वेलोसिटी पे। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज मोमेंटम, इट इज़ क्वांटिटी ऑफ मोशन। मसलन एक पत्थर आ रहा है, ये पत्थर आके लगेगा, कब ज़्यादा चोट लगेगी? जब इसमें मोमेंटम ज़्यादा होगा, मतलब जब भारी पत्थर होगा चोट ज़्यादा लगेगी, मास ज़्यादा होगा, या ज़्यादा स्पीड से आके टकराएगा तब ज़्यादा चोट लगती है। तो मोमेंटम का डिपेंड दो चीज़ों पे होते हैं, मास और वेलोसिटी। यूनिट इसका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या न्यूटन सेकेंड। तो दो यूनिट हैं इसके, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड एंड इसका फोर्स से ताल्लुक़ है। फोर्स से ताल्लुक़ ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। इट इज़ अनदर स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। हम जानते हैं F बराबर m है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। m को अंदर लिख दें तो डेल्टा ओवर डेल्टा t mv बन गया, और mv क्या होता है? मोमेंटम। सो फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इट इज़ आल्सो कॉल्ड न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ से जो डेल्टा p है ये प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम है, और इसे हम चेंज इन मोमेंटम को इम्पल्स कहते हैं। तो इम्पल्स का यूनिट न्यूटन सेकेंड है, ठीक है, वही मोमेंटम वाला है, जबकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का यूनिट न्यूटन है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम न्यूटन होता है, फोर्स होता है, जबकि चेंज इन मोमेंटम न्यूटन सेकेंड। इसे क्या कहते हैं? इम्पल्स कहते हैं। इसकी कंजर्वेशन की इक्वेशन क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की दो इक्वेशन है। If external force is zero, then total linear momentum remain constant. For an isolated system में external force नहीं होती। अगर बॉडी पे फोर्स ना लगे तो बॉडी का मोमेंटम क्या होता है? ज़ीरो। इसे कैसे प्रूव करते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के बराबर है। फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए फोर्स की वैल्यू ज़ीरो होती है। फोर्स को ज़ीरो पुट कर लें, डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी ज़ीरो बन गया। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज़ीरो है तो मोमेंटम शुड बी कांस्टेंट, मतलब मोमेंटम में चेंज नहीं आ रही। जब चीज़ में चेंज नहीं आ रही तो वो चीज़ कांस्टेंट होती है। ये उसकी एक इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है, दो बॉडीज़ हैं, एक का मास m1, एक का मास m2, एक की वेलोसिटी v1, एक की वेलोसिटी v2। ये इनकी वेलोसिटीज़ हैं कोलिजन से पहले। अगर दोनों का कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद पहली बॉडी की वेलोसिटी v1 डैश, दूसरी बॉडी की वेलोसिटी v2 डैश हो गई, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये है कि टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन। जितना टोटल मोमेंटम टकराने से पहले उतना टोटल मोमेंटम टकराने के बाद। तो मकसद वही है कि टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। ये इक्वेशन भी कंजर्वेशन की है, ये इक्वेशन भी कंजर्वेशन है। दोनों का मतलब एक ही है कि टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन शुड बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इंशाअल्लाह। टाइम कितना हुआ? ओके, एक टॉपिक है कोलिजन का। कोलिजन एन इवेंट, ऐसा वाकया इन विच लार्ज फोर्सेस एक्ट ऑन द बॉडीज इन ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। वो वाकया
वो इवेंट जिसमें लार्ज फोर्सेस कम टाइम पर लगे उसे क्या कहते हैं? कोलिजन। कोलिजन दो किस्म का होता है, इलास्टिक और इनइलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन में टोटल मोमेंटम भी कांस्टेंट रहता है और टोटल काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है, जबकि इन इलास्टिक में मोमेंटम टोटल कांस्टेंट रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है, किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और अगर दो बॉडीज़ हैं, एक का मास m1 है, v1 वेलोसिटी से आ रही है, एक बॉडी का मास m2 है, v2 वेलोसिटी से आ रही है, इनका कोलिजन हुआ। कोलिजन के बाद पहली बॉडी की वेलोसिटी v1 डैश, दूसरी बॉडी की वेलोसिटी v2 डैश। तो कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटीज़ क्या होंगी, इसके फार्मूले आपको याद करने हैं जो आगे आपको प्रॉब्लम में यूज़ करने हैं। पहली बॉडी की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन v1 डैश क्या होती है? v1 m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस 2m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, जबकि v2 डैश जो कि सेकंड बॉडी की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन है, इसका फार्मूला होगा 2m1 v1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस v2 m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये कोलाइडिंग बॉडीज़ की वेलोसिटीज़ के फार्मूले हैं आफ्टर कोलिजन। v1 डैश, v2 डैश, दीज आर वेलोसिटीज़ आफ्टर कोलिजन। तो इसके ऊपर पढ़ के देखिएगा कि प्रॉब्लम हो तो फिर बताइएगा। थैंक यू।